नमस्कार दोस्तों, हम भाग संख्या 10 को एम लक्ष्मीकांत में शुरू कर रहे हैं और भाग संख्या 10 जो है राजनीतिक गतिशीलता यानी पॉलिटिकल डायनेमिक्स है। इसमें अध्याय संख्या 69 राजनीतिक दल से शुरू करेंगे हम। फिर क्षेत्रीय दलों की भूमिका, राजनीतिक दल और क्षेत्रीय दलों की भूमिका, ये दो अध्यायों को आज हम करने की कोशिश करेंगे। और फिर निर्वाचन को, और फिर चुनाव कानूनों को, फिर चुनाव सुधारों को, फिर मतदान व्यवहार को, फिर गठबंधन सरकार का, फिर दल परिवर्तन कानून का, फिर दबाव समूह का, और राष्ट्रीय एकता का, और विदेश नीति का, फिर राजनीतिक दल वापस आ जाता है ये क्रम देखें तो इस तरह हम इनको करते हैं। गतिशीलता पढ़ करके शुरू करते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में कोशिश करेंगे राजनीतिक दल इस अध्याय को समाप्त कर दें और उसके उपरांत तक क्षेत्रीय दलों की भूमिका जो है इस अध्याय को भी समाप्त कर दें। तो दो अध्याय हम इन आज के इस वीडियो श्रृंखला में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इसको समझते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं, कौन कौन से दल जो हैं वो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। राष्ट्रीय दल मान्यता प्राप्त कैसे होता है, कौन सा दल राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल है, उसको क्या विशेष फायदे मिलते हैं और बाकी दलों को क्या विशेष फायदे नहीं मिल पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज की इस वीडियो में आप समझने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बनी रहेगी और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अर्थ एवं प्रकार समझते हैं राजनीतिक दल का। राजनीतिक दल वे स्वैच्छिक संगठन अथवा लोगों के वे संगठित समूह होते हैं जो समान दृष्टिकोण रखते हैं तथा संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक समय में 4 प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। पहले 4 प्रकार बता रहे हैं। पहला है प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल, जो पुरानी अर्थव्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक संस्थाओं से चिपके रहना चाहते हैं, वो प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल कहलाते हैं। पुरानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं से चिपके रहना चाहते हैं। दूसरे हैं रूढ़िवादी दल, जो यथास्थिति में विश्वास रखते हैं। इसके अलावा तीसरे हैं उदारवादी दल, जिनका लक्ष्य विद्यमान संस्थाओं में सुधार करना है। और चौथा है सुधारवादी दल, जिनका उद्देश्य विद्यमान व्यवस्था को हटाकर नई व्यवस्था स्थापित करना है। 4 प्रकार के दल हैं। प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल जो हैं वो है पुरानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं से चिपके रहना चाहते हैं। रूढ़िवादी दल हैं जो यथास्थिति में विश्वास रखते हैं कि जो स्थिति है वो ठीक है। उदारवादी चाहते हैं कि इस स्थिति में सुधार होना चाहिए। और सुधारवादी है ये स्थिति खराब है, इसको हटा करके नहीं आनी चाहिए। राजनीतिक दलों की उनकी विचारधारा के आधार पर वर्गीकरण करते हुए राजनीतिक वैज्ञानिकों ने सुधारवादी दलों को बाईं ओर और उदारवादी दलों को मध्य और प्रतिक्रियावादी दलों और रूढ़िवादी दलों को दाईं ओर रखा है, ठीक है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इन्हें वाम दल और केंद्रीय दल और दक्षिणी दल कहा जाता है। भारत में सीपीआई और सीपीएम वाम दलों के उदाहरण हैं। सीपीआई और सीपीएम जो हैं वाम दलों के उदाहरण हैं। सीपीआई और सीपीएम की फुल फॉर्म भी हम समझेंगे आगे। इसके अलावा विश्व में नहीं, सीपीआई और सीपीएम वाम दलों के उदाहरण है। और कांग्रेस जो है पंथी केंद्रीय दल के रूप में है और भाजपा दक्षिण पंथी दल के उदाहरण के रूप में गिनी जाती हैं। विश्व में 3 तरह की दल व्यवस्था है। उदाहरण के लिए, एक दल व्यवस्था में केवल सत्तारूढ़ दल होता है और विरोधी दल की व्यवस्था नहीं होती है। जैसे पूर्व वामपंथी राष्ट्र जैसे रूस हैं, अन्य यूरोपीय राष्ट्र हैं, वहाँ एक ही दल होता है, विरोधी दल होता नहीं है, ठीक। रूस हैं, अन्य यूरोपीय राष्ट्रीय दल जो होते हैं जिसमें पूर्व वामपंथी राष्ट्र उसमें शामिल हैं, ठीक है। तो इसमें एक तो होता है सत्तारूढ़ दल, विरोधी दल व्यवस्था होती नहीं है। दूसरी प्रकार की व्यवस्था है 2 दल, जिसमें 2 बड़े दल विद्यमान होते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन में ऐसी व्यवस्था चलती है। तीसरा दल नहीं होता है। तीसरी है बहुदलीय व्यवस्था, जिसमें एक दल एक साझा सरकार बनाते हैं, जैसे फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, इटली है। इस तरह के देशों में बहुदलीय व्यवस्था है। अब भारत में दलीय व्यवस्था समझते हैं। भारत में दलीय व्यवस्था के निम्नलिखित गुणधर्म है। कौन कौन से गुणधर्म भारतीय दल व्यवस्था में है? पहला है बहुदलीय व्यवस्था है, ये एक दलीय व्यवस्था है और स्पष्ट विचारधारा का अभाव है। और स्पष्ट विचारधारा का अभाव, इसके अलावा इसमें हम समझेंगे व्यक्तिगत महिमा मंडन और पारंपरिक कारकों पर आधारित और क्षेत्रीय दलों का उद्भव। इसके अतिरिक्त दल बनाना और दल परिवर्तन और प्रभावशाली विपक्ष का अभाव, ये सब समझेंगे। भारत में दलीय व्यवस्था के निम्नलिखित गुणधर्म हैं, तो इनके गुणधर्मों को एक एक करके समझते हैं। तो भारतीय दलीय व्यवस्था का सबसे पहला गुणधर्म है बहुदलीय व्यवस्था। तो ये गुणधर्म क्या कहता है, देखिए, और किस प्रकार ये है। देश का विशाल आकार, भारतीय समाज की विभिन्नता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की ग्राह्यता, विलक्षण राजनीतिक प्रक्रियाओं और अन्य कई कारणों
से ये राजनीतिक दलों का उदय हुआ। वास्तव में विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा राजनीतिक दल हैं। 17वीं लोकसभा के आम चुनाव 2019 की पूर्व संध्या पर देश में 7 राष्ट्रीय दल, 52 राज्य स्तरीय दल और 2354 गैर मान्यता पंजीकृत दल दर्ज किए गए। इसके अलावा भारत में सभी प्रकार के राजनीतिक दल हैं। वामपंथी दल, केंद्रीय दल, दक्षिणपंथी दल, सांप्रदायिक दल, गैर सांप्रदायिक दल। परिणाम स्वरूप त्रिशंकु संसद, त्रिशंकु विधानसभा तथा साक्षा सरकार का गठन एक सामान्य बात है। एक दलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद भारत में एक लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा। अतः श्रेष्ठ राजनीतिक विश्लेषक रजनी कोठारी ने भारत में एक दलीय व्यवस्था को एक दलीय शासन व्यवस्था अथवा कांग्रेस व्यवस्था कहा। कांग्रेस के प्रभाव पूर्ण शासन में 1969 से क्षेत्रीय दलों के तहत और अन्य राष्ट्रीय दलों जैसे जनता पार्टी 1977, जनता दल 1989 और भाजपा 1991 जैसी प्रतिद्वंद्विता पूर्ण पार्टियों के उदय और विकास के कारण कमी आनी शुरू हो गई थी। तीसरा है स्पष्ट विचारधारा का अभाव। भाजपा और दो साम्यवादी दलों सीपीआई और सीपीएम को छोड़कर अन्य किसी दल की कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है। अन्य सभी दल एक दूसरे से मिलती जुलती विचार रखते हैं। उनकी नीतियों और कार्यक्रमों में काफ़ी हद तक समानता है। लगभग सभी दल लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और गांधीवाद की वकालत करते हैं। इसके अलावा सभी दल जिनमें तथाकथित विचार धारावाद दल भी शामिल हैं, लेकिन शक्ति प्राप्ति से ही प्रेरित हैं। अतः राजनीतिक विचारधारा की बजाय मुद्दों पर आधारित हो गई है। फलवादिता ने सिद्धांतों का स्थान ले लिया है। व्यक्तित्व का महिमंडन देखें तो बहुधा दलों का संगठन एक श्रेष्ठ व्यक्ति के चारों ओर होता है, जो दल और विचारधारा से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दल अपने घोषणा पत्रों के बजाय अपने नेताओं से पहचाने जाते हैं, और ये भी एक तथ्य है कि कांग्रेस की प्रसिद्धि अपने नेताओं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की वजह से है। इस प्रकार तमिलनाडु में AIADMK और आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी ने MG रामचंद्र और NT रामाराव से अपनी पहचान प्राप्त की है। ठीक है, तमिलनाडु में AIADMK जो है उन्होंने अपनी पहचान जो है MG रामचंद्रन से, और आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी ने NT रामाराव की वजह से पहचान प्राप्त की है। ये भी रोचक है कि कई दल अपने नाम से नेताओं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बीजू जनता दल। ठीक, इसके अलावा लोकदल, कांग्रेस आई, लोकदल ए, कांग्रेस आई। अतः ऐसा कहा जाता है कि भारत में राजनीतिक दलों के स्थान पर राजनीतिक व्यक्तित्व हैं। चौथी विशेषता है पारंपरिक कारकों पर आधारित। पश्चिमी देशों में राजनीतिक दल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर के आधार पर बनते हैं। दूसरी ओर भारत में अधिसंख्यक दलों का गठन धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति और नस्ल के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए शिवसेना, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, अकाली दल, मुस्लिम जन मजलिस, बहुजन समाज पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, गोरखा लीग। ये दल सांप्रदायिक और क्षेत्रीय हितों को बढ़ावा देने के कार्य करते हैं, और इस कारण सार्वजनिक हितों की अनदेखी करते हैं। चौथी व्यवस्था है अगली व्यवस्था है क्षेत्रीय दलों का उद्भव। क्षेत्रीय दलों का उद्भव भारत की दलीय व्यवस्था का एक दूसरा प्रमुख लक्षण राज्य स्तरीय दलों का उदय और उनकी भूमिका बढ़ती भूमिका है। कई प्रदेशों में वे सत्तारूढ़ दल हैं, जैसे ओडिशा में BJD, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी, तमिलनाडु में DMK या AIADMK, पंजाब में अकाली दल, असम में असम गण परिषद, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, बिहार में जनता दल यूनाइटेड। तो ये सारे दल हैं। प्रारंभ में वे क्षेत्रीय राजनीति तक ही सीमित थे, किंतु कुछ समय से केंद्र में साझा सरकारों के कारण राष्ट्रीय स्तर पर इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। 1984 में तेलुगु देशम पार्टी लोकसभा में सबसे बड़े विपक्ष के रूप में उभरा था। ठीक है, इसके अलावा अगली विशेषता है दल बनाना तथा दल परिवर्तन। भारत में दल बनाना, दल परिवर्तन, टूट, विलय, बिखराव, ध्रुवीकरण आदि राजनीतिक दलों की कार्यशैली के रूप में है।
सत्ता की लालसा और भौतिक वस्तुओं की लालसा के कारण राजनीतिज्ञ अपना दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं तथा नया दल बना लेते हैं। चौथे, आम चुनाव 1969 के बाद दल परिवर्तन में काफ़ी तेजी आई। इस घटना ने केंद्र में राज्य दोनों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करी। अब दलों में विघटन को बढ़ावा मिलता है। अतः दो जनता दल, दो तेलुगु देशम पार्टी, दो DMK, दो साम्यवादी दल, 3 अकाली दल और 3 मुस्लिम लीग आदि बने। ठीक है, तो वर्तमान में मतलब स्थिति ऐसी है कि 2 जनता दल हैं, 2 तेलुगु देशम पार्टी है, 2 DMK और 2 साम्यवादी दल हैं। ठीक है, 2 DMK साम्यवादी दल हैं और 3 अकाली दल, 3 मुस्लिम लीग आदि बने। प्रभावशाली विपक्ष का अभाव। भारत में प्रचलित संसदीय लोकतंत्र की सफलता के प्रभावशाली विपक्ष अत्यंत आवश्यक हैं। यह सत्तारूढ़ दल की निरंकुश शासन की प्रवृत्ति पर रोक लगाता है और वैकल्पिक सरकार देता है। किंतु पिछले 50 वर्षों में कुछ अवसरों को छोड़कर देखा जाए तो ज्ञात होता है कि देश में सशक्त, प्रभावशाली एवं जागरूक विपक्ष का अभाव ही रहा है। विपक्षी दलों में एकता का अभाव है और बहुधा वह सत्तारूढ़ दलों के संदर्भ में आपसी विवाद में उलझ जाते हैं। वे राष्ट्र निर्माण तथा राजनीतिक क्रियाओं में सृजनात्मक भूमिका निभाने में असफल रहे हैं। अब हम समझेंगे राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को मान्यता। निर्वाचन आयोग निर्वाचन के प्रयोजनों हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है। निर्वाचन आयोग निर्वाचन के प्रयोजनों हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उनकी चुनाव निष्पादनता के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। अन्य दलों को केवल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल घोषित किया जा सकता है। आयोग द्वारा दलों को प्रदान की गई मान्यता उनके कुछ विशेष प्रावधानों के अधिकार का निर्माण करती है, जैसे चुनाव चिन्ह का आवंटन, राज्य नियंत्रित टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों पर राजनीतिक प्रसारण हेतु समय का उपबंध और निर्वाचन सूचियों को प्राप्त करने की सुविधा। ये राष्ट्रीय दलों को सुविधा मिलती है। ठीक है, इनके अलावा मान्यता प्राप्त दलों को नामांकन के लिए केवल एक प्रस्तावक चाहिए। ठीक, एक प्रस्तावक। इसके अतिरिक्त इन दलों को चुनाव के समय में 40 स्टार प्रचारक की अनुमति है। पंजीकृत परंतु मान्यता रहित दलों को 20 स्टार प्रचार करने की अनुमति है और अपने दलों के इन उम्मीदवारों के लिए प्रसार में स्टार प्रचारक के यात्रा खर्च को उम्मीदवारों के चुनाव खर्च में शामिल नहीं किया जाएगा। प्रत्येक राष्ट्रीय दल को एक चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है जो संपूर्ण देश में विशिष्टतः उसी के लिए आरक्षित होता है। इस प्रकार प्रत्येक राज्य स्तरीय दल को एक चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है जो उस राज्य या जिन राज्यों में इस्तेमाल मान्यता प्राप्त है विशिष्टतः उसी में आरक्षित होता है। दूसरी बात, कोई पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल शेष चुनाव चिन्हों की सूची में से चुनाव कर सकता है। दूसरे शब्दों में आयोग कुछ चिन्हों को आरक्षित चिन्हों के रूप में निर्धारित कर सकता है जो मान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थियों हेतु होते हैं और अन्य शेष चिन्ह अन्य अभ्यर्थियों हेतु होते हैं। राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता के लिए दशाएं। वर्तमान 2019 की बात करूं तो एक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है जब वह निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण करता है। पहला, यदि वह लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनावों में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है तथा इसके साथ किसी राज्यों से लोकसभा में 4 सीट प्राप्त करता है, 6% या 4 सीटें। ठीक है। दूसरा, कोई राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करता है यदि वह लोकसभा में 2% स्थान जीतता है तथा ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है तो उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए दशाएं देखें तो 2019 की जानकारी के अनुसार एक राज्य स्तरीय दल के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण करता है। पहला, यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य में हुए कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त किया हो। इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में 2 स्थान प्राप्त किए हो। तीसरा, यदि वह राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त उससे संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती हो। इसके अलावा यदि उस राज्य ने राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें जो भी ज़्यादा हो प्राप्त किए हो।
इसके अलावा प्रत्येक 25 सीटों में से उस दल ने लोकसभा की कम से कम एक सीट जीती हो, या लोकसभा के चुनाव में उस संबंधित राज्य में उसे विभाजन से कम इतनी सीटें प्राप्त की हों। यदि वह राज्य में लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में अथवा विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% मत प्राप्त कर लेता है, तो ये शर्त 2011 में जोड़ी गई थी। इसके अलावा आम चुनाव में राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के आधार पर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या परिवर्तित होती रहती है। 17वीं लोकसभा के आम चुनाव 2019 की पूर्व संध्या पर देश में 7 राष्ट्रीय दल, 52 राज्य स्तरीय दल और 2354 यानी 2354 में गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल हैं। राष्ट्रीय एवं दलों एवं राज्य स्तरीय दलों को क्रमशः अखिल भारतीय दल और क्षेत्रीय दलों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल प्रथम चुनाव से 17वें आम चुनाव तक। प्रथम चुनाव 1952 में हुए, दूसरे चुनाव 1957 में हुए, तीसरे चुनाव 1962 में हुए, चौथे चुनाव 1962 के बाद 1967 में होने चाहिए, लेकिन 2 बार शायद एक वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया होगा, तो 1969 में हुए। 5वें 1969 के जस्ट बाद 1971 में ही करवाने पड़े। छठा जो है 1971 से लेकर के 1976 तक चला, एक वर्ष इसमें कार्यकाल बढ़ाया था। 7वें 19 चुनाव जो है 77 के जस्ट बाद 1980 में करवाने पड़े। 8वें 1984 में हुए। 9वें जो है 1989 में एकदम 5 साल पूरे चले। 8वें में भी 1 साल कम रह गया, 9वें पूरा चला। 10वें में 1989 के बाद जस्ट अगले 10वें भाई 9वां चुनाव जो है, 8वां चुनाव 1984 में करवाया, तो 9वां चुनाव 1989 में करवाना पड़ा। और 10वां जो है 90 के जस्ट बाद 89 में 9वां हुआ और 91 में 10वां करवाना पड़ा। 11वां जो है 1996 में करवाना पड़ा, 5 साल के बाद जस्ट पूरा हुआ। इसके अतिरिक्त 12वां जो है 1998 में करवाया गया। ठीक है, 2 साल बाद 1996 में 11वां और 12वां 1998 में करवाना पड़ा। 13वां जो है 1998 से लेकर के 1999 तक 13वां चुनाव चला। और 14वां जो है 2004 तक चला। 15वां जो है 2004 से 2005 तक 9 तक चला, क्षमा कीजिएगा, 5 वर्ष के लिए। और 2009 से लेकर के 16वां जो है 2014 तक चला। और 17वां जो है 2014 से लेकर के 2019 तक चला। और 2019 के बाद अभी वर्तमान में चल रहा है और आम चुनाव की संभावनाएं निकट हैं, अभी चुनाव होने की संभावनाएं हैं आगे। ठीक है, अब देखिए इसमें राष्ट्रीय दलों की बात करूँ तो प्रथम आम चुनाव में 1952 में 14 राष्ट्रीय दल थे, द्वितीय में केवल 4 हो गए, तृतीय 1962 के समय में केवल 6 राष्ट्रीय दल थे, चौथे में 7 थे, फिर इस प्रकार से अलग अलग राष्ट्रीय दलों की बात हुई। प्रथम में 14 थे, इतना ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में 2019 के समय में 7 राष्ट्रीय दल थे, और आगे आने वाले चुनाव में अब कितने राष्ट्रीय दल होंगे इसकी जानकारी मिल जाएगी। प्रथम आम चुनाव में 1952 में 39 राज्य स्तरीय दल थे, 39। फिर दूसरे में 11, तीसरे में भी 11 हो गए, 14 में, फिर इस तरह से बढ़ते घटते देखेंगे। 10वें में 28 राज्य दल हो गए, 11वां में 30 हो गए, और 19 में 52 जो है राज्य स्तरीय दल देखने को मिले। अब मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल और उनके चुनाव चिन्ह देखें तो बहुजन समाज पार्टी, जिसको हम कहते हैं बसपा का चुनाव चिन्ह हाथी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी भाजपा, उसका कमल है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की हंसियाँ और बाली इसका चुनाव चिन्ह है। अगला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, तो उसका हथौड़ा, हंसिया और तारा है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाथ का पंजा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस उसकी घड़ी है। इसके अलावा ऑल इंडिया तृणमूल राष्ट्रीय कांग्रेस यानी AITC, इसका फूल एवं घास है। और 8वां है नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP, तो इसका पुस्तक, नेशनल पीपुल्स पार्टी इसका पुस्तक राष्ट्रीय चुनाव चिन्ह है। सभी राज्यों में असम को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेश जहाँ उम्मीदवार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट सूची से बाहर एक मुक्त प्रतीक का चयन करते हैं, तो असम में ऐसा देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दल और उनके चुनाव चिन्ह। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 3 दल यहाँ देखने को जनरली मिलते हैं, तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS, और तेलुगु देशम पार्टी TDP, और इसके अलावा YSRCP।
तो YSRCP, जिसको हम कहते हैं युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी। तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS का चुनाव चिन्ह है कार, और तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह है TDP साइकिल, और YSRCP का है सीलिंग फैन। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो है वो है 3 पार्टियां, एक तो है पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश PPA, जनता दल यूनाइटेड JDU और जनता दल सेक्युलर JDS। तो PPA, JDU और JDS देखें, PPA का चुनाव चिन्ह है मक्का, JDU का तीर और JDS का सिर पर धान लिए महिला। असम की बात करें तो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AUDF, इसका ताला चाबी इसका चुनाव चिन्ह है। दूसरा है असम गण परिषद AGP, तो उसका चुनाव चिन्ह हाथी है। और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट BPF का है नांगोल। बिहार की बात करें तो यह 4 दल हैं, जनता दल यूनाइटेड जो अरुणाचल प्रदेश में भी चलती हैं, तो इसका नाम है JDU, जनता दल यूनाइटेड JDU। और इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी LJP, लोक जनता पार्टी LJP, राष्ट्रीय जनता दल RJD, ठीक। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी RLSP। JDU का चुनाव चिन्ह जैसा कि मैंने ऊपर बताया अरुणाचल प्रदेश के समय में तीर, और लोक जनशक्ति पार्टी LJP की है बंगला, राष्ट्रीय जनता दल का RJD इसका लालटेन, और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी RLSP सीलिंग फैन, ठीक। और जिसको जो चुनाव चिन्ह सीलिंग फैन यहाँ है वो युवजन श्रमिक रायतू पार्टी कांग्रेस पार्टी यानी कि YSRCP जो आंध्र प्रदेश में है उनका भी चुनाव चिन्ह है, पर अलग अलग राज्यों में चुनाव चिन्ह हो सकते हैं सेम। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में, तो उसमें जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी JCC चलती है, उसका है हल जोतना किसान वर्ग में, ये इसका चुनाव चिन्ह है। गोवा में बात करें तो वहाँ पर महाराष्ट्रवादी गोमांताक यानी कि MAG, उसका सिंह इसका चुनाव चिन्ह है। और गोवा फॉरवर्ड पार्टी यानी कि GFP, इसका चुनाव चिन्ह नारियल है। उसके पश्चात हरियाणा में एक पार्टी है इंडियन नेशनल लोक दल RNLD, चश्मा इसका चुनाव चिन्ह है। जम्मू कश्मीर देखें, जम्मू एवं कश्मीर, तो इसमें पार्टी डे की पहली जम्मू एवं कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी JKNC, इसका हल इसका चुनाव चिन्ह है। दूसरी है जम्मू एवं कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, तो इसका है दवात और कलम। और तीसरी है जम्मू एवं कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि JKPDP, तो इसका चुनाव चिन्ह है साइकिल दवात एवं कलम, भाई साइकिल है उसका चुनाव चिन्ह, सॉरी JKPDP उसका। झारखंड में आजसू, इसके अलावा JMM, इसके अलावा JVMP, इसके अलावा RJD। कर्नाटक में जनता दल सेकुलर, केरल में जनता दल सेकुलर, इन दोनों का चुनाव चिन्ह जो है सिर पर धान लिए महिला है, और ये जनता दल सेकुलर पहले कहीं और भी बता चुका हूँ मैं, ठीक है। और केरल में 4 पार्टी है। महाराष्ट्र में 2 ही है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि MNS रेलवे इंजन इसका चुनाव चिन्ह है। शिवसेना तीर धनुष का चुनाव चिन्ह है, शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर धनुष है। SHS मणिपुर जो है उसमें एक पार्टी है नागा पीपुल्स फ्रंट NPF, इसका मुर्गा चुनाव चिन्ह है। और दूसरी है पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस PDA, इसका मुकुट इसका चुनाव चिन्ह है। मेघालय की बात करें तो वहाँ 3 है, मिजोरम में भी 3 है, नागालैंड में 2 ही हैं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में 1 पार्टी है आम आदमी पार्टी। इसके अलावा ओडिशा में बीजू जनता दल, पुडुचेरी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कगणम यानी कि ADMK 2 पत्ते इसका चुनाव चिन्ह है, या इसको AIADMK भी कहते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया NR कांग्रेस, तो AINRC,
इसका जग इसका चुनाव चिन्ह है। पुडुचेरी में द्रविड़ मुनेत्र कगणम जो है DMK, उसका उगता सूरज इसका प्रतीक है। इसके अलावा पट्टाली मकाल कटची, ये है PMK। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल SAD और आम आदमी पार्टी झाड़ू। राजस्थान में है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि LLP, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP, इसको बोतल इसका चुनाव चिन्ह है। और सिक्किम में देखें तो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, तमिलनाडु में 4, तेलंगाना में, त्रिपुरा में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। ये जो भी राजनीतिक दल बता रहा हूँ ये 2019 की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए राजनीतिक दलों के गठन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC, इसका 1885 में गठन हुआ, जिसको आज हम कांग्रेस कहते हैं जनरली, ठीक है। फिर हम भाजपा की बात कर लेते हैं, बड़ी पार्टी है भाजपा। कहाँ चली गई? हाँ, BJP। भाजपा का गठन 1980 में हुआ था, ठीक है। फिर अलग अलग देख लेते हैं। शिरोमणि अकाली दल, जिसको हम SAD, इसको 1920 में गठित किया गया। कम्युनिस्ट पार्टी CPI जो है उसकी 1925 में। JKNC जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसकी 1939 में। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में। RSP रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी RSP 1940 में। इंडियन मुस्लिम लीग IUMS पार्टी को 1948 में। द्रविड़ मुनेत्र कगणम जो है ये DMK, इसका 1949 में। और महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी इसका MAG, इस पार्टी को 1963 में। शिवसेना 1966 में गठित हुई। मिजोरम पीपुल्स कॉन्फ्रेंस MPC 1966 में गठित हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM जो है ये 1972 में। और मिजोरम पीपुल्स कॉन्फ्रेंस MPC ये भी 1972 में। इसके अतिरिक्त ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कगणम, इसका भी जो है 1972 में गठन हुआ। केरल कांग्रेस जो है KECM 1979 में। और भारतीय जनता दल 1980 में बताइए। तेलुगु देशम पार्टी 1982 में और बहुजन समाज पार्टी 1984 में गठित की गई। इसके अलावा बहुत सारी पार्टियां हैं अलग अलग समय में। असम गण परिषद 1985 में। पीपुल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो है 1987 में। समाजवादी पार्टी 1992 में। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है 1993 में। राष्ट्रीय लोकदल RLD 1996 में। जोरम नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि JNP 1997 में। 1997 में 2 और पार्टियां बनी, एक तो राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD और एक BJD बीजू जनता दल, दोनों 1997 में बनी। 1998 में 2 पार्टियों का मतलब निर्माण होता है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC और इंडियन नेशनल लोकदल INLC LD। जम्मू एवं कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP 1999 में। और जनता दल यूनाइटेड JDU में। इसके अलावा JDS में। और इन सब का 1999 में हुआ। 2000 में जनता दल बनती है वो लोक जनशक्ति पार्टी 2001 में। तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS। इसके अलावा 2002 में नागा पीपुल्स। इसके अतिरिक्त 2004 में जो है ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AUDF जो है। 2005 में देशीय मोरपोफो द्रविड़ कगणम DMDK। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है MNS इसका। और बाद में झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक।
और इंडिजीनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा IPFT 2009 में, और युवजन श्रमिक ऋतु कांग्रेस पार्टी 2011 में, ऑल इंडिया NR कांग्रेस 2011 में, आम आदमी पार्टी 2012 में, नेशनल पीपल्स पार्टी 2013 में, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 2013 में, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 2013 में, गोवा फॉरवर्ड पार्टी जिसको हम 2016 में, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ 2016 में, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट 2017 में, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी 2017 में, नेशनल डेमोक्रेटिव प्रोग्रेसिव पार्टी 2018 में, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 2018 में। इस प्रकार 52 दलों की बात हमने की। अब हम क्षेत्रीय दलों की भूमिका समझेंगे। ये हमारा 17वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं। 70 भारतीय राजनीतिक प्रणाली की प्रमुख विशेषता हैं। बड़ी संख्या में क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति, क्षेत्र, राज्य और राष्ट्रीय सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वे सक्रिय और प्रस्तुत हैं। गठबंधन राजनीतिक युग के संदर्भ में तो ये तथ्य और भी स्पष्ट हैं। अब हम समझते हैं क्षेत्रीय दलों की भूमिकाएं। क्षेत्रीय दलों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये विशेष राज्य अथवा क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। इनका चुनाव आधार एक ही क्षेत्र तक सीमित होता है। इसके अलावा दूसरे ये क्षेत्रीय हितों की बात करते हैं और विशेष सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई और जनजातीय समूह के लिए अपनी पहचान जोड़ते हैं। इसके अलावा प्राथमिक रूप से स्थानीय असंतोष का लाभ उठाते हैं। भाषा, जाति और समुदाय या क्षेत्र पर आधारित विभिन्न प्रकार की मांगों और आकांक्षाओं का पोषण करते हैं। इसके अलावा ये स्थानीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर अपना स्थान केंद्रित कर राज्य स्तर पर राजनीतिक सत्ता पर काबिज होने का लक्ष्य रखकर संघर्ष करते हैं। इसके अलावा भारतीय संघ के अंतर्गत राज्यों की क्षेत्रीय स्वायत्तता बढ़ाने के लिए इनकी राजनीतिक आकांक्षा होती हैं। अब हम समझते हैं क्षेत्रीय दलों का वर्गीकरण। भारत में क्षेत्रीय दलों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 श्रेणियों में कर सकते हैं। पहला, क्षेत्रीय दल जिनका आधार क्षेत्रीय संस्कृति और निर्जाति पहचान है। इनके अंतर्गत शिरोमणि अकाली दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और आदि दलों को रखा जा सकता है, जो मतलब क्षेत्रीय संस्कृति निर्जाति पहचान जिन क्षेत्रीय दलों की है। दूसरा जो है वह है क्षेत्रीय दल अखिल भारतीय दृष्टिकोण रखने वाले, लेकिन राष्ट्रीय स्तरीय चुनावी आधार नहीं रखते। उदाहरण के लिए बांग्ला कांग्रेस पार्टी, भारतीय क्रांति दल, उत्कल कांग्रेस, केरल कांग्रेस, तेलंगाना प्रजा समिति, बीजू जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल और इसके अलावा जनता पार्टी, इसके अलावा समाजवादी जनता पार्टी, इसके अलावा समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, इसके अलावा YSR कांग्रेस। चौथा है क्षेत्रीय दल जिनकी स्थापना करिश्माई व्यक्तित्व के नेताओं ने की। ऐसे दल व्यक्ति आधारित दल होते हैं और इनकी आयु लंबी नहीं होती है। लोक जनशक्ति पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी, हिमाचल विकास पार्टी और कांग्रेस जे आदि दल इस कोटि में आते हैं। क्षेत्रीय दलों का उदय। क्षेत्रीय दलों के भारतीय राजनीति में उदय के अनेक कारण हैं। पहले, भारतीय समाज में सांस्कृतिक निर्जातीय बहुलता। दूसरा, विकास प्रक्रिया में आर्थिक असमानता और क्षेत्रीय असंतुलन। तीसरा, किन्हीं ऐतिहासिक कारकों के चलते कुछ वर्गों और क्षेत्रों की अपने अलग पहचान बनाए रखने की आकांक्षा। चौथा, सत्ताच्युत महाराजाओं और शक्तिहीन जमींदारों की स्वार्थपरकता। पांचवा, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को तुष्ट करने के लिए राष्ट्रीय राजनीति की विफलता। छठा, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। इसके अलावा क्षेत्रीय नेताओं का करिश्माई नेतृत्व। आठवां, बड़े दलों की आंतरिक कलह और संघर्ष। 10वां, 9वां जो है कांग्रेस पार्टी की केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। 10वां, राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत विपक्षी दल की अनुपस्थिति। इसके अलावा राजनीतिक प्रक्रिया में जाति या धर्म की भूमिका। इसके अलावा जनजातीय समूह में असंतोष और अलगाव की भावना। अब हम समझते हैं क्षेत्रीय दलों की भूमिका। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका को निम्न बिंदुओं द्वारा रेखांकित किया जा सकता है। पहला, क्षेत्रीय स्तर पर उन्होंने बेहतर अभिशासन के साथ ही स्थिर सरकारें दी हैं। दूसरा, उनके चलते देश में एक दलीय वर्चस्व को चुनौती मिली है और ये कांग्रेस पार्टी के प्रभाव के कारण ही बनी है। इसके अलावा उन्होंने केंद्र राज्य संबंधी प्रवृत्ति और प्रक्रिया पर जबरदस्त प्रभाव डाला है। केंद्र राज्य संबंधों में तनाव के मुद्दों और राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग ने केंद्रीय नेतृत्व को क्षेत्रीय कारकों के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाया है। चौथा, उन्होंने राजनीति को प्रतिस्पर्धी बनाने के साथ ही जमीनी स्तर पर राजनीतिक प्रक्रिया को विस्तार दिया है। इसके अलावा उनके चलते मतदाताओं को चुनाव में अधिक विकल्प सुलभ हुए संसदीय एवं विधानसभा चुनावों में। इसके अलावा अब मतदाता उस दल को अपना मत दे सकते हैं जो उसकी दृष्टि में उसके क्षेत्र या राज्य के हितों का संवर्धन कर सकें। उन्होंने
लोगों की राजनीतिक चेतना और उनकी राजनीति में रुचि बढ़ा दी है। वे स्थानीय क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कराते हैं, परंतु आम जनता उनका ध्यान तुरंत केंद्रित करती हैं। इसके अलावा 7वां है, उनके चलते केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये पर रोक लगती है और उन्होंने कतिपय मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी का विरोध किया और इस प्रभुत्वशाली दल को सुलह सफाई के रास्ते पर चलने के लिए बाध्य कर दिया। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों में देश में संसदीय लोकतंत्र को चलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संसदीय लोकतंत्र में अल्पमत को भी सुना जाना चाहिए, बहुत को अपने रास्ते चलना देना चाहिए। क्षेत्रीय दलों ने इस प्रक्रिया को चलाने के लिए कुछ राज्य में शासक दल और केंद्र में विरोधी दल के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी में राज्यपाल की भूमिका को उजागर किया। इसके तहत राष्ट्रपति के विचारार्थ अध्यादेश जारी किए और विधेयकों पर आरक्षित किया। इसके अलावा गठबंधन की सरकार का दौर शुरू होने के पश्चात क्षेत्रीय दलों की राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। वे केंद्र की गठबंधन सरकारों में शामिल हुए और राष्ट्रीय दलों के साथ सत्ता में हिस्सेदारी की। अब हम समझते हैं क्षेत्रीय दलों की अकार्यता। उपरोक्त सकारात्मकता भूमिकाओं को रहते हुए क्षेत्रीय दलों की कुछ नकारात्मक भूमिकाएं जो निम्नलिखित हैं। पहला, उन्होंने राष्ट्रीय हितों के ऊपर क्षेत्रीय हितों को रखा, वरीयता दी। राष्ट्रीय मुद्दों पर समस्याओं के प्रति उन्होंने अपने संकीर्ण दृष्टिकोण के चलते हुए लापरवाह रहे। दूसरा, उनके कारण क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, जातिवाद को बढ़ावा मिलता है और राष्ट्रीय एकता में रुकावटें आती हैं। तीसरा, अंतर्राज्यीय जल विवादों, अंतर्राज्यीय सीमा विवादों का समाधान नहीं होने देने के लिए वही उत्तरदायी हैं। इसके अलावा उनका भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, पक्षपात, सत्ता के अन्य प्रकार के दुरुपयोगों में संलिप्तता रही है और इन सब के पीछे उनकी अपनी स्वार्थ परता ही कारण रही। इसके अलावा उन्होंने लोक लुभावन मुद्दों पर ही अधिक ध्यान दिया ताकि वे अपने जन आधार बढ़ा सकें, मजबूत कर सकें। इसके चलते राज्य की अर्थव्यवस्था और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके अलावा वे केंद्र में गठबंधन सरकार द्वारा निर्णय लेने और नीति निर्माण में क्षेत्रीय कारक लाते हैं। वे केंद्रीय नेतृत्व को अपनी मांगों के लिए बाध्य करते हैं और वे केंद्रीय नेतृत्व को अपनी मांगों पर झुकाने और उन्हें पूरा करने के लिए बाध्य करते हैं। तो ये क्षेत्रीय दल हैं और क्षेत्रीय दल के वार्ता की हमने। उसके पश्चात हम समझेंगे निर्वाचन, लेकिन अभी नहीं समझेंगे, बाद में समझेंगे।